तो ट्रंप का धोखा, ईरान पर हमला, ईरान को धोखे में रखकर ट्रंप ने हमला किया। देखिए इस पर बिग कॉल पर आपको दिखाते हैं कि ईरान को धोखे में रखकर ट्रंप ने हमला किया। आपके यहां पे सामने आ रहा है। ईरान को धोखा देने के लिए ट्रंप लगातार कहते रहे कि वो बातचीत जारी रखेंगे। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने लगातार ईरानी विदेश मंत्री को धोखे में रखा। ईरान को अंधेरे में रखने के लिए 2 दिन पहले जिनेवा में ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत हुई और उसके बाद देखिए किस तरह से 2 हफ्ते की बात की और 2 दिन में ही यहां पर अटैक कर दिया। तो रविंदर सचदेव, ट्रंप अगर यहां पर कह रहे हैं कि वो ईरान से डील करना चाहते हैं तो वो अब 2 हफ्ते में कह के 2 दिन में तो अटैक कर देते हैं। ईरान क्या कभी किसी सिचुएशन में ट्रंप की अब किसी बात पे भरोसा करेगा और वो किसी डील के लिए टेबल पे आएगा? आ भी सकता है, भरोसा करे ना करे, जो रियलिटी है वो करना पड़ेगा। पर मैं एक चीज कहूँ, ट्रंप यस बहुत बार आगे पीछे जाता है, बहुत ब्लफ करता है ट्रंप, ओके, कुछ कह करके कुछ करता है। बट इस केस में जो उसने कहा 15 दिन के अंदर मैं सोचूंगा, ये सोची समझी रणनीति हो सकती है। हमारे भी मोदी जी जब हमें ऑपरेशन सिंदूर करनी थी, कोई भी लीडर ये नहीं बोलेगा जी मैं दूसरे दिन ना परसों हम अटैक कर देंगे, वो ही बोलेंगे हम 10 दिन में करेंगे। सरप्राइज का एलिमेंट रखते हैं। तो ये जो 15 दिन वाली बात है, इसकी डेफिनेटली सबकी नजरों में आ रही है। बट ये मेरे ख्याल से प्योर सिंपल स्ट्रैटेजी है, ये आगे पीछे वाली गेम नहीं है, ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी सरप्राइज एलिमेंट की है। बट यस, देखिए एक और चीज में ट्रंप को प्रेशर हुआ। ट्रंप का एक रेपुटेशन बनते जा रहा था। ये ट्रेड टैरिफ के चक्कर में कहता था इतना करूंगा, फिर वापस होता था। ये वो टैको, TACO, हमारे श्रोता शायद ऑडियंस से शायद जानते होंगे, टाको बेल एक फास्ट फूड कंपनी है। बट TACO कहा जाता था ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी कि ट्रंप हमेशा पीछे हट जाता है। और ये वॉल स्ट्रीट में पिछले महीने भर में इसका ये निकनेम हो गया, बहुत चिढ़ा पड़ा इससे। अब की बार अगर ये ना करता कि चलो मैं सोचता हूं, जो 2 हफ्ते का इसने टाइम बोला, तो फिर से लोग कहने लगे, जर्नलिस्ट वगैरह अमेरिका में भी, कि देखो ये टैको है, ये वॉर में नहीं जाएगा। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ऑफ कोर्स बड़े लॉजिकल फैक्टर्स थे ट्रंप को और अमेरिका को अटैक करने को, जो नेतन्याहू ने कन्विंस कर दिया, परसुएड कर दिया सालों साल से अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। पर एक छोटा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये भी था कि अगर मैं अब की बार मैंने अटैक नहीं करा तो मेरा तो इंप्रेशन पड़ जाएगा ट्रंप। लेकिन अब सिंह सर, अटैक करने के बाद क्या उन्होंने ये साफ तौर पर मजबूर कर दिया ईरान को कि देखिए अब तो सीधे 3 साइड को अटैक कर दिया, सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखा दिया, अब तो डील करनी ही पड़ेगी, मानना ही पड़ेगा। नहीं सुरभि जी, ये तो बातचीत तो हो ही रही थी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि बातचीत हो रही थी, अगले राउंड की बातचीत भी होने वाली थी। तो इसमें ईरान बैकआउट नहीं किया, उसने बोला हाँ हम बातचीत करने को तैयार हैं। हैविंग सेड दैट, अभी उन्होंने 3 जगह जहां अटैक किया, डेफिनेटली ईरान को नुकसान तो हुआ ही है। राइट। इनिशियली नुकसान, ईरान ने पहले एग्रेशन नहीं किया, वो हमेशा चाह रहा था कि यूएस इस जंग में सीधी तौर पे ना आए। ये तो आप मान के चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर यूएस भी ज्वाइन हो गया तो उनका जो एडवर्सरी है, उनको अपनी कैपेसिटी मालूम है, इसराइल की मालूम है। अब जूस में यूएस भी जुड़ गया तो वो नहीं चाहते थे कि यूएस आए, किंतु ना चाहते हुए भी ये बात हो गई। क्योंकि इसमें बिल्कुल सही बताया अभी रविंद्र जी ने कि उनके अमेरिका में इंटरनली जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो रेपुटेशन थी या उनकी जो अभी पॉपुलैरिटी चल रही है, अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे ये प्रोसेशन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ ट्रंप। तो इस बार शायद वो कहीं ऐसे कॉर्नर हो गए कि अब ये मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। टैको, जी बिल्कुल सही, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। सही, वाकई ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है और देखना है कि इस टैको के टैग से अपने आप को बचाने के लिए और कैसे ऐसे फैसले ट्रंप लेते हैं। लेकिन सीरिया में चर्च के बाहर आतंकी हमला हुआ है। देखिए एक बड़ी खबर सीरिया से आ रही है। चर्च के बाहर धमाके हुए हैं, हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले के वक्त चर्च में प्रार्थना चल रही थी। तो अपार्ट फ्रॉम ईरान, इजराइल, अमेरिका, सीरिया में भी एक्शन अभी भी हो रहा है और सीरिया में एक चर्च के बाहर अटैक हुआ है, एक आतंकी धमाका जिसमें कई लोगों की मौत हुई। अपने ईरान पे और अमेरिका पे, तो सारे उसमें मुस्लिम वर्ल्ड में एक एंटी यूएस सेंटिमेंट है और प्रोटेस्ट। आप कह रहे हैं कि ये अटैक जो चर्च के बाहर हुआ, इसमें भी वही अमेरिका और इजराइल का लिंक है। ओके, बिल्कुल एक लिंक हो सकता है, ठीक है। और जो बात आपने कही सर, उसी को लेकर अगली खबर बता देती हूँ, क्योंकि ईरान पर हुए हमले का अमेरिका में किस तरीके से विरोध हुआ, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वॉशिंगटन में लोगों ने प्रदर्शन किया है, ईरान पर हुए हमले के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए, उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तो ये एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से वॉशिंगटन से ये तस्वीरें सामने आई, जहां ईरान पर हुए हमले का अमेरिका में विरोध किया गया।
तो मिडिल ईस्ट में दुनिया के 3 शक्तिशाली देशों का ऑपरेशन चल रहा है। तेल अवीव से लेकर तेहरान तक तबाही मची है। सवाल यह है कि अब इसके आगे होगा क्या? इजराइल और ईरान के सामने अब विकल्प क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए। पहले इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया। इजराइल के फाइटर जेट से बमबारी हुई तो तेहरान में तबाही शुरू हो गई। ईरान ने इसका जवाब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से दिया। ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने हाइफा से लेकर तेल अवीव तक को तबाह करना शुरू कर दिया। और अब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर ईरान इजराइल युद्ध पर हथौड़े की चोट कर दी है। लेकिन अब ईरान ने इसका जवाब देने के लिए जो ऑपरेशन शुरू कर दिया है वो मध्य पूर्व और यूरोप से लेकर पूरी दुनिया की सांसें फुला देगा। इजराइल से जंग के बीच ईरानी संसद ने एक मत होकर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला ले लिया है। यानी संघर्ष जमीन से आगे बढ़कर समंदर तक पहुंचने वाला है। लेकिन ये अंतिम विकल्प नहीं है। खामेनेई, हूती, हमास और हिजबुल्लाह समेत अपने सभी प्रॉक्सी को एकजुट करने के साथ बड़ा हमला कर सकते हैं। ईरान अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सकता है और रूस, चीन या उत्तर कोरिया से परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा ईरान अरब और यूरोपीय देशों के साथ कूटनीतिक बातचीत करके एक मजबूत एंटी अमेरिका फ्रंट बना सकता है। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने खुद को ट्रंप का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बताकर साफ कर दिया है कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के खिलाफ एक मजबूत टीम की तरह लड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।